नमस्कार, देश और दुनिया की तमाम हलचल के साथ लेकर आए हैं गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं अदिति राजपूत और आज हम शुरुआत कर रहे हैं गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल दिल्ली में होने जा रही है। और अब इस परेड के चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, तो जो लोग घरों से निकल रहे हैं या रास्ते में हैं वो इस ट्रैफिक एडवाइजरी का जरूर पालन करें, नहीं तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से कहा है कि सुबह 9:30 से लेकर दोपहर तक परेड वाले रास्ते से दूर रहें। ये रास्ते आपको बता दें कि ये जो परेड है ये विजय चौक से शुरू हो रही है, जो कर्तव्य पथ, इंडिया गेट के सी हेक्सागन, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग से होते हुए लाल किले तक जाएगी। इस बार की परेड में भी हर बार की तरह हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन होगा। इसके अलावा 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रंगारंग झांकियां भी निकाली जा रही हैं। सांस्कृतिक और क्षेत्रीय नृत्य भी देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर देश की संस्कृति के अद्भुत नज़ारे जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और आज फुल ड्रेस रिहर्सल होने वाली, एक तरह से जायजा लिया जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी है। कई सड़कें बंद की गई हैं इसके लिए दिल्ली पुलिस ने, और लोगों से नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली के इलाकों से बचने की सलाह दी गई है। तो कुछ देर में फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो शुरू हो जाएगी गणतंत्र दिवस के लिए। और क्योंकि कोरोना महामारी के बाद ये एक तरह से पहला साल है जब सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कोई अनिवार्यता नहीं रखी गई है, कोई पाबंदियां नहीं रखी गई है, तो बैठने के भी तमाम बेहतरीन इंतजामात इस बार किए गए हैं। और संख्या जो है परेड की वो भी इस बार बढ़ाई जाएगी, यानी कि जो भाग लेने वालों की, जो हिस्सा लेने वालों की तादाद है वो भी इस बार ज़्यादा रहने वाली है। नारी शक्ति का भी बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंकने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 126वीं जयंती है। इस मौके पर पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर नेताजी की जयंती मनाई जा रही है और आरएसएस की ओर से कोलकाता के शहीद मीनार ग्राउंड में भी सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल है। आरएसएस के इस कार्यक्रम को लेकर राजनीति भी अब काफी तेज हो गई है। आपको बता दें, आज ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कोलकाता मैदान में नेताजी की मूर्ति के सामने आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। नेताजी की जर्मनी में रहने वाली जो बेटी हैं, उन्होंने यहाँ पर कहा था कि उनकी विरासत को लेकर राजनीति जो है वो गरमा रही है यहाँ पर। और उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी जो विरासत है, उनके पिता की जो विरासत है, उसका आंशिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। और हम सीधे लिए चलते हैं आपको कोलकाता, जहां पर हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता मौजूद हैं शहीद मीनार ग्राउंड में, जहां पर आरएसएस की रैली होने जा रही है, आरएसएस की सभा होने जा रही है। सौरभ, यहां पर नेताजी की जो विरासत है उसको लेकर एक तरह से सियासी जंग जो है हम वो देखने को मिल रही है। क्या कुछ कार्यक्रम आप होने जा रहे हैं उसके बारे में बताएं। देखिए, बिल्कुल इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अनाउंस किया गया था और यहाँ पे आज जो सरसंघचालक है डॉक्टर मोहन भागवत, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो आरएसएस का ये जो प्रोग्राम है इसका नाम रखा गया है नेताजी लौह प्रणाम, मतलब नेताजी को जो ट्रिब्यूट है वो देने की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएसएस के जो परेड है वो हो रहा है इस वक्त यहाँ पे। और उसके बाद जो आरएसएस के सरसंघचालक है, जो मुख्य है आरएसएस के, वो इस जो जमायत है यहाँ पे उनको संबोधित करेंगे। तो आप यहाँ पे नेताजी का विरासत को लेकर जरूर एक राजनीतिक चर्चा, राजनीतिक बहस भी हो रहा है, क्योंकि नेताजी का जो विरासत है उसको लेकर आरएसएस का जो बयान है कि एक समय ऐसा था जब नेताजी जो आरएसएस का फाउंडर है डॉक्टर हेडगेवार, उनसे मिले भी थे। जब वो नागपुर से गुजर रहे थे ट्रेन में, उनको एक परेड दिखा आरएसएस की और उस वक्त उन्होंने नेताजी ने डॉक्टर हेडगेवार से मिलने की बात भी रखी और ये कुछ समय के लिए ही वो मिल पाए थे, क्योंकि उस वक्त जो डॉक्टर हेडगेवार है उनका तबीयत ठीक था। तब भी एक कांग्रेस के नेताजी वो यहाँ कलकत्ता में अपना मेडिसिन जो पूरी की थी,
और आरएसएस द्वारा एक ही और बात कहा गया जी, एक समय आजाद हिंद वाहिनी और आरएसएस को जोड़ने की एक साथ आने की बात जरूर किए थे। तो ये ऑब्वियसली एक ये है चिंता है। और अब ये जो है इसमें राजनीतिक बहस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो नेताजी के परिवार वाले हैं वो कहते हैं कि जरूर डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म, ये सब चीजों को देखकर नेताजी शायद इम्प्रेस थे, लेकिन विचारधारा के मामले में नेताजी बिल्कुल अलग थे। और उनका परिवार साथ साथ ये भी कहा कि अलग अलग विचारधारा को एक लाने की एक प्रक्रिया नेताजी के मन में थे। और ये विचार, ये बहस राजनीतिक माहौल पे अब है, क्योंकि नेताजी का विरासत को लेकर अब एक जरूर राजनीतिक बहस शुरू हो गया है नेताजी का विरासत को लेकर। और राजनीति में खासकर से ये जो भी चल रहा है, संचालक मोहन भागवत वो पहुंच चुके हैं और वो यहाँ संबोधित करेंगे जो आरएसएस के जो स्वयंसेवक है जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जो उनका एक प्रदर्शन भी रहेगा, फिजिकल प्रदर्शन, सारे चीजें नेताजी को एक ट्रिब्यूट देने के लिए आरएसएस द्वारा ये राजनीतिक एक इम्प्रेशन है कि आरएसएस अपने जो संगठन है वो बंगाल में बढ़ाना चाहते हैं। और नेताजी का विरासत एक बहुत अहम हिस्सा है उस वो विचारधारा को आगे ले जाने का और संगठन जो है आरएसएस का बढ़ाने का। नेताजी का विचारधारा आरएसएस जरूर उसके साथ है, ऐसा एक राजनीतिक चर्चा है। तो यही आज हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनर्जी जो नेता से यहाँ से दूर है, वहाँ पे नेताजी को माला पहनाएंगे। साथ साथ बहुत सारे और भी कार्यक्रम है। वो ये है कि वहाँ पे नेताजी के जो ऑनर में सारे प्रोग्राम्स है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वो उनका भी प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री का भी प्रोग्राम है। और आज नेताजी के जन्मदिन है, तो पश्चिम बंगाल में जरूर ये एक छुट्टी के दिन भी है। लेकिन नेताजी का जो विरासत है, जो आर्म्ड फ्रीडम स्ट्रगल है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन वायलेंस मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल का एक हिस्सा है। दूसरा जो एक हिस्सा है जैसा आर्म्ड स्ट्रगल, जो एक आर्मी के साथ, आर्मी बनाकर अपने आजाद हिंद फौज बनाकर जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की बात है, वो नेता, उसमें नेताजी जरूर सबसे बड़े नेता में से है। उनको रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक के टाइटल से उनको ये टाइटल दिया था। तो ये सारी चीजें आज जरूर यहाँ पे डिस्कशन में है और इस बात को लेकर काफी चर्चा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से सौरभ हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि नेताजी की जयंती आज है, उनका जन्मदिन यहाँ पर मनाया जा रहा है 126वां, और अलग अलग पार्टियां अपने अपने तरीकों से यहाँ पर मना रही हैं। हालांकि उनके जो परिवार के लोग हैं उनका ये कहना है कि पिता की जो विरासत है, उनकी जो विरासत है, उसका फायदा उठाने की कोशिश यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। हालांकि उनकी विचारधारा इन पार्टियों से मेल नहीं खाती है। और अब भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, जो जम्मू पहुंच रही है। सुबह यह यात्रा आज सांभा से शुरू हुई है, जो जम्मू जाएगी। कल यह यात्रा कठुआ से सांभा पहुंची थी। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में प्रवेश से पहले ही सुरक्षा को लेकर एहतियात बरतने की सलाह दी गई थी। सीआरपीएफ ने कहा था कि कुछ रास्ता राहुल गांधी पैदल चलने के बजाय कार से तय करें। और वहीं इस यात्रा को लेकर जब से ये यात्रा जम्मू कश्मीर में दाखिल हुई है, तब से ही हम देख रहे हैं कि एक दूसरा बड़ा एक सुरक्षा घेरा जो है वो सुरक्षा बलों के द्वारा बनाया गया है और कोशिश की जा रही है कि उसमें कोई दाखिल ना हो पाए, ताकि राहुल गांधी की सुरक्षा सुनिश्चित हो। हम जानते हैं कि परसों ही जम्मू के नरवाल में 2 धमाकों से सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं और ये यात्रा 27 जनवरी को श्रीनगर पहुंचेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी नजीर मसूदी लगातार बने हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा को कवर कर रहे हैं। नजीर, जम्मू कश्मीर में अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो अनुच्छेद 370 को हटाया गया वो बात कहीं ना कहीं लोगों के जहन में अभी भी है। क्या भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस एक बार फिर उस मुद्दे को जिंदा करने की कोशिश करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और लोगों के दिलों को छूने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है?
जी, जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए 3 दिन पहले, तो उसमें पहली बात यही थी कि उसको मालूम है कि लोगों ने कितनी तकलीफें उठाई हैं, कितनी मुसीबतें उठाई हैं, और उनका दर्द बांटने के लिए आए हैं, उनसे सुनने के लिए आए हैं, उन पे क्या गुजरी है वो और समझने के लिए आए हैं, अपनी धरती पे वापस आ रहे हैं, जहाँ से उसके पुरख सदियों पहले यहाँ से चले गए, तो आज पैदल आ रहे हैं। और पिछले 3-4 दिन से वो यात्रा पे हैं और आज जम्मू शहर में दाखिल होंगे और यहाँ एक रैली से संबोधित करेंगे। और उसके बाद कहीं एक डेलीगेशन से मिलेंगे, जिनमें कश्मीरी पंडितों के भी डेलीगेशन है, जो पिछले 8 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें कश्मीर घाटी से उनके सरकारी मुलाजिमों को कश्मीरी घाटी से जम्मू तब्दील किया जाए, उनका तबादला किया जाए, क्योंकि कश्मीर घाटी में जो टारगेट अटैक्स हैं, कहीं एक लोग उसमें मारे गए हैं। लेकिन यात्रा जिस तरह आप देख रहे हैं कि जम्मू में भी विस्फोट हुए 2 दिन पहले, तो उसके बाद सुरक्षा का घेरा ज्यादा ही सख्त कर दिया गया है। सैकड़ों सुरक्षा फोर्स और पुलिस के लोग उसका पूरा घेरा बना के चल रहे हैं राहुल गांधी को और यात्रा को। सुरक्षा इंतजामों में कोई कोताही नहीं रखी जा रही है। कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक मीटिंग बुलाई सिक्योरिटी रिव्यू पे, कई घंटों तक वो मीटिंग चली, जिसमें ये बताया कि जम्मू को किस तरह मिलिटेंसी से पाक किया जाए। क्योंकि हाल ही में जब गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू आए थे, राजौरी में जो वहां लोगों को मारा गया था आतंकी हमलों में, उसने भी कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर आप एक डिवाइस मैकेनिज्म करो, जम्मू को बिल्कुल सेफ बनाओ। लेकिन कुछ ही हफ्ते बाद देख रहे हैं कि दोबारा जम्मू में ब्लास्ट हुए। इस सारे तनाजुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का चलना ये सुरक्षा के लिए बड़ा चैलेंज है, और ये चैलेंज और ज्यादा होगा जब वो घाटी की तरफ जाएगा, क्योंकि वहां सुरक्षा के काफी इंतजाम है, बड़ी तादाद में सुरक्षा लगी है। लेकिन 2 चैलेंज है, एक मौसम का चैलेंज है, दूसरा सुरक्षा का चैलेंज है। तो मुश्किल है, ये कोई आसान काम नहीं है प्रशासन के लिए भी इस यात्रा को जम्मू कश्मीर में चलाना। लेकिन कांग्रेस कहती है कि देखिए, ये तो भारत को जोड़ने के लिए, तिरंगा को कश्मीर में लाने के लिए, और वहां आम लोगों की पार्टिसिपेशन से तिरंगा वहां लहराया जाए, वो बड़ी कामयाबी है। न सिर्फ कि सरकारी फंक्शनों में तिरंगा लहराया जा रहा है, सरकारी इमारतों में भी लहराया जा रहा है, लेकिन जब आम लोग खुद ही इसको लहराएंगे, उसका अलग कुछ माने हैं। तो कुल मिला के यात्रा चल रही है, सुरक्षा के काफी बंदोबस्त हैं, और आज जम्मू में कांग्रेस की राहुल गांधी की एक रैली होगी। उसके बाद कल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जैसा मैंने बताया। कहीं एक डेलीगेशन से भी वो आज मिल रही हैं। बिल्कुल नजीर, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जब 30 जनवरी को यात्रा का समापन होगा और इसके लिए कांग्रेस ने कई विपक्षी पार्टियां जो हैं उनको न्योता दे रखा है, जम्मू कश्मीर की राजनीति को आप लंबे वक्त से कवर कर रहे हैं, वहां की जो पार्टियां हैं उनमें किस तरह की भावना है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, और क्या जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं वो भारत जोड़ो यात्रा के समापन में शामिल हो रही हैं? जी, कम से कम जो 2 मुख्य पार्टीज हैं जो यहाँ रूल की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, दोनों ने समर्थन किया है इस भारत जोड़ो यात्रा का, और भी कई पार्टियों ने समर्थन किया है। फारूक अब्दुल्ला खुद इस यात्रा और राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए माधोपुर आए जुम्मा के दिन। उसके बाद से जो इसका सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन इससे जाहिर सी बात है कि एक सियासत में भी यहाँ एक नया जोश आ रहा है, क्योंकि सियासत जैसे जमी हुई है पिछले कई साल से, इलेक्शन यहाँ नहीं हो रहे हैं, किसी को मालूम नहीं है कब इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि अब पूर्व राज्य नहीं है। कांग्रेस का की ये डिमांड है जम्मू कश्मीर का जो पूर्व राज्य का दर्जा है वो बहाल किया जाए, कम से कम वो एक चीज तो करो। उन्हें कहा कि जो जहां तक स्पेशल स्टेटस का ताल्लुक है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं था, बल्कि कहीं एक राज्य के लिए है जहां स्पेशल स्टेटस धारा 371 के तहत, अगर यहाँ 370 था। तो कुल मिला के कांग्रेस लोगों के साथ एक तरह से जुड़ना चाहती है। जो उनके नेता यहाँ से पार्टी से भाग गए थे, गुलाम नबी आजाद की पार्टी में शामिल हुए थे, वो भी पार्टी में कहीं एक उनमें से पार्टी में वापस आ गए हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस भी इसको अपनी रिवाइवल के लिए उसकी कोशिश हो रही है भारत जोड़ो यात्रा को इस्तेमाल करके। बहुत बहुत शुक्रिया नजीर, इस तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर की सियासत किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को देख रही है।
और शुरुआत में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को बीजेपी नजरअंदाज करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब लगातार बीजेपी के बड़े जो नेता हैं वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हमलावर हैं। और अब नया नाम जो जुड़ा है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जुड़ा है, जिन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश में नफरत है की बात कहकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले कह रहे हैं कि देश में नफरत है, और जिस भारत की इज्जत अब पूरी दुनिया में बढ़ गई है वहां राहुल गांधी को नफरत कहां दिखाई दे रही है। राजनाथ सिंह ने बोला कि राहुल गांधी नफरत के जरिए सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज राहुल गांधी चारों तरफ घूम घूम कर कह रहे हैं हिंदुस्तान में नफरत ही नफरत चारों तरफ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में नफरत पैदा करने का काम कौन कर रहा है? कहां उनको नफरत दिखाई देता है? सारी दुनिया में या कांग्रेस के लोग भारत को बदनाम कर रहे हैं मेरे बहनों भाइयों कि भारत में नफरत ही नफरत है। राहुल जी आपको हो क्या गया है? मोदी जी नफरत पैदा कर रहे हैं। नफरत पैदा करके आप पुनः सत्ता हासिल करना चाहते हैं। नफरत पैदा करके सत्ता नहीं हासिल की जा सकती है। यदि सत्ता हासिल की जा सकती है तो बहनों भाइयों जनता का विश्वास प्राप्त करके, जनता की मोहब्बत हासिल करके ही प्राप्त की जा सकती है। भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा है, जो चाहे वहां आंख दिखाकर निकल जाए, वैसा भारत नहीं है। भारत अब बदल चुका है मेरे बहनों भाइयों, आप यकीन रखना। और अब तक जिस शौर्य पराक्रम का परिचय हमारे जवानों ने दिया है अद्भुत है, लेकिन बार बार उस सेना के बारे में इधर उधर की बातें की जाती हैं। और एक कांग्रेस के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग जानते होंगे, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। बहनों भाइयों, भारत हमारा टूट रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत को टूटना था तो एक बार टूट चुका, 1947 में ही टूट चुका। भारत माता के 2 टुकड़े हो गए, भारत पाकिस्तान बन गया। आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका और सरकार में जारी खींचतान के बीच प्रधानमंत्री ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की हालिया टिप्पणी की सराहना की है। सीजेआई ने मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की जो कॉपी है वो हिंदी में अब मिलने लगी है और इसे दूसरी भाषाओं में उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम करने की जरूरत है। सीजेआई की इस टिप्पणी का प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, प्रधानमंत्री ने कि हाल ही में एक समारोह में माननीय सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की बात कही है। उन्होंने इसके लिए तकनीक के उपयोग का भी सुझाव दिया है। ये एक प्रशंसनीय विचार है जो कई लोगों की मदद करेगा, खासतौर पर युवाओं की। भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ने जा रही है। भारतीय नौसेना के शौर्य का जो एक अपना बुलंद इतिहास है और उसके साथ ही आप भारत से समुद्र में अपनी ताकत जो है लगातार बढ़ाने में जुटा भी हुआ है। और इसी कड़ी में आज कलवरी क्लास की पनडुब्बी वागीर के नौसेना के बेड़े में शामिल उसे किया जा रहा है। इसके नौसेना के बेड़े में शामिल होने से नौसेना की मारक क्षमता में और भी इजाफा होगा। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। नौसेना का जो नया प्रहरी होगा वो वागीर होगा। ये इतनी खतरनाक है कि पानी के अंदर ही दुश्मन का खेल बिगाड़ सकती है और इसीलिए इसे नाम दिया गया है वागीर। आपको बता दें कि वागीर फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है खतरनाक शिकारी। घातक हथियारों और कई बेहतरीन आधुनिक तकनीकों से लैस है ये पनडुब्बी। तो वागीर की तस्वीरें हम इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं। नौसेना के बेड़े में शामिल किया जा रहा है नई पनडुब्बी को वागीर। समारोह में आपको बता दें नौसेना प्रमुख भी शामिल हो रहे हैं और ये पनडुब्बी बहुत बड़ा कदम है आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी, क्योंकि इसका पूरा निर्माण है वो भारत में ही हुआ है। मझगांव डॉक में इसका निर्माण काम जो है इसे पूरा किया गया है और जो ट्रायल है वो इंडियन नेवी और MDL ने मिलकर किया है।
तो नौसेना की ताकत में और इजाफा होने जा रहा है। नई पनडुब्बी यहाँ पर शामिल की जा रही है, वागीर। स्टेल्थ तकनीक से ये लैस है, बारूदी सुरंग तक ये बिछाने में सक्षम है। स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है जो नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सिंह जुड़ गए हैं। सुनील, नौसेना की ताकत आज और बढ़ने जा रही है और 5वीं ये स्कॉर्पियन पनडुब्बी है वागीर जो यहाँ पर शामिल होने जा रही है नौसेना के बेड़े में, और क्या खासियतें हैं इसकी? देखिए, वागीर पनडुब्बी जो कि सर्वरी क्लास की 5वीं पनडुब्बी है, आज से नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। जो नौसेना प्रमुख है आर हरि कुमार, उन्होंने इसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया है और इसके समुद्र में भारत की ताकत बढ़ गई है। तो सुनील की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है, लेकिन जिस तरह से वो जानकारी दे रहे थे कि पानी के अंदर ही ये दुश्मन का खात्मा करने में सक्षम है ये जो पनडुब्बी है। और वागीर नाम जो है ये फारसी शब्द है, खतरनाक शिकारी इसका अर्थ होता है। जी सुनील, अपनी बात पूरी करें। जी, तो वागीर के नौसेना के बेड़े में शामिल होने से क्षमता तो बढ़ी है, लेकिन आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया की तरफ जो हमारा जो कदम बढ़ रहा है उसमें भी एक बड़ा कदम है, क्योंकि ये शिप जो है भले ही फ्रांस की मेसर्स नेवल ग्रुप की सहायता से बनी हुई है, लेकिन इसे मुंबई के मझगांव डॉक में पूरी तरह से बनाया गया है। लगभग 70 से 80% स्वदेशी तकनीक से बनी हुई ये शिप है, जो कि एडवांस मिसाइल, एडवांस टॉर्पिडो से लैस है और साथ ही इसमें जासूसी की भी आधुनिक तकनीक अपनाई गई है और स्टेल्थ फीचर से है, यानी कि ये समंदर में चलेगी तो भी जल्दी दुश्मन की नजर में नहीं आएगी, लेकिन ये अचानक से जाकर दुश्मन पे हमला करके उसे चौंका सकती है। तो इसके शामिल होने से भारत की नौसेना की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वैसे INS वागीर ये नए अवतार में आई है, उसके पहले भी इसका एक गौरवशाली अतीत रहा है। 1973 से 2001 तक ये INS वागीर भारतीय नौसेना को सेवा दे चुकी थी, लेकिन उसके बाद डीकमीशन कर दी गई थी। अब ये नए अवतार में आई है, बिल्कुल ही आधुनिक एडवांस तकनीकी वाली, और ये पूरी तरह से डिजिटल है। पहली जो थी वो रशियन तकनीक से बनी हुई थी, जो कि एनालॉग थी, लेकिन ये पूरी तरह से डिजिटल है। डिजिटल होने की वजह से इसकी पानी में जाने की क्षमता और लड़ने की क्षमता सभी जो है एक्यूरेसी बहुत ही परफेक्ट है। ये 50 जो है कि दिनों तक अंदर लगातार समंदर में रह सकती है और 350 मीटर तक अंदर जा सकती है। तो एक बहुत ही बड़ी आधुनिक हथियारों से लैस क्षमता, जासूसी की तकनीक से लैस एक सबमरीन से आप बता रहे हैं, वाकई में ये बेहतरीन आधुनिक हथियारों से और आधुनिक तकनीक से ये लैस है। आपकी एक पूरी रिपोर्ट है इस पर, जिसे हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि 50 दिनों तक ये जो पनडुब्बी है ये पानी में रह सकती है। कई आधुनिक इसमें तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस पूरी तरह से इसे भारत में निर्मित किया गया है। सुनील सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी वागीर भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने को तैयार है। फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से ये पनडुब्बी मुंबई के मझगांव डॉक में बनी है। ये पनडुब्बी जो एक बहुत बड़ा कदम है टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि इसका पूरा कंस्ट्रक्शन इंडिया में मझगांव डॉक में हुआ और जो पूरा ट्रायल्स है वो ट्रायल्स इंडियन नेवी और MDL ने मिलकर के किया विद वेरी लेस रिलायंस ऑन दी OEM का जो पार्ट है इस ट्रायल्स में बहुत ही कम रहा है इसमें। तो ये आत्मनिर्भर भारत की ओर से एक बहुत ही बड़ा कदम है। वागीर का एक गौरवशाली अतीत भी है। इस नाम की एक पनडुब्बी 1973 से 2001 तक भारतीय नौसेना को सेवा दे चुकी है। अब एक बार फिर ये पनडुब्बी प्रोजेक्ट 75 के तहत नए अवतार में आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस होकर आई। प्रीवियस वर्जन था वो फोक्सट्रोट क्लास रशियन सबमरीन थी, वो पूरी एनालॉग थी, मतलब बोल सकते हैं कि पूरा मैनुअल वर्जन था। अभी ये लेटेस्ट जो ये वागीर है ये फुली ऑटोमेटिक है। इसमें इंडियन नेवी के सबसे अच्छे और बोलते हैं कि मतलब एडवांस वर्जन ऑफ एंटी शिप सबमरीन मिसाइल्स एंड टॉर्पिडोज हैं, बेस्ट माइंस हैं, प्लस इसके पास एडवांस वर्जन ऑफ कॉम्बैट सिस्टम है। वागीर की खासियत है कि ये 50 दिनों तक समुद्र के भीतर रह सकती है।
350 मीटर गहराई तक जा सकती है। पानी में समुद्र के अंदर सुरंग बिछाने, दुश्मन के जहाज़ों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर हमला कर दुश्मन के जहाज को पानी में ही डुबा देने की क्षमता रखती है। डिजिटल सबमरीन है, सब कुछ ऑटोमेटिक है, उसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम जो काम करते हैं उसके लिए पूर्णतः एक्यूरेसी, जितनी एक्यूरेसी रहेगी उतना हमारा अच्छा मिशन सक्सेसफुल जाता है। मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो आज की 21st सेंचुरी की जो तकनीकी है वो इसमें पूर्णतः इंजीनियरिंग का उदाहरण है। सबमरीन का जैसा कि आपको पता होगा, ज़िंदगी बहुत ही चैलेंजिंग रहती है। हम लोगों को 3, 4, 5, 6 दिन तक नहाने के लिए नहीं मिलता है, छोटा वर्किंग एरिया रहता है, लिविंग स्पेस भी कम रहता है, तो बहुत ही प्राइड फील करते हैं हम इसमें। कलवरी श्रेणी की 4 पनडुब्बियों को पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। अब यह 5वीं पनडुब्बी है। इसमें 40 से ज्यादा नाविक और अफसर एक साथ रह सकते हैं और पानी के भीतर 7 समंदर एक बार में घूम कर आने में सक्षम है। इसका स्टेल्थ फीचर और निगरानी सिस्टम बहुत ही एडवांस है। सबमरीन का जो डिजाइन है वो स्टेल्थ सबमरीन करके इसका डिजाइन मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इसका जो मोटर है बहुत साइलेंट मोटर है। अब मतलब आप बोल सकते हैं कि अगर कोई अंदर पंप चल रहा है वो उसकी इसकी सेल्फ टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से उसकी कोई भी रेडिएशन या वाइब्रेशंस बाहर नहीं आएगी। तो हम ये बोल सकते हैं ये स्कॉर्पियन क्लास वन ऑफ द साइलेंट सबमरीन ऑफ इंडियन नेवी है। वागीर पनडुब्बी का घोष वाक्य है साहस, शौर्य और समर्पण। ये पनडुब्बी गहरे समुद्र की टाइगर शार्क की तरह है, इसीलिए इसे वागीर नाम दिया गया है। वागीर फारसी शब्द है जिसका अर्थ है खतरनाक शिकारी। पड़ोसी देश चीन जिस तरह से जिबूती, पाकिस्तान और दूसरे पड़ोसी देशों के महासागर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए भारत को भी समंदर में अपनी ताकत बढ़ाना जरूरी हो गया है। ऐसे में स्वदेश में बनी घातक हथियारों और आधुनिक जासूसी तकनीक से लैस पनडुब्बी वागीर के नौसेना के बेड़े में शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत और देश की आत्मनिर्भरता को भी बल मिला है। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। देश में पिछले 15 महीनों से तेल कंपनियों ने तेल की कीमतों में कोई कटौती नहीं की है, जिसको लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कीमतों को कम करने की अपील की है। वाराणसी के एक कार्यक्रम में पहुंचे हरदीप सिंह पुरी ने तेल कंपनियों से अनुरोध करते हुए कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें स्थिर हैं और कंपनियों की अंडर रिकवरी बंद हो गई हो तो भारत में भी तेल की कीमतों को घटाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कुछ राज्य सरकारों पर भी निशाना साधा और कहा कि कुछ राज्य सरकारों ने वैट कम नहीं किया है, इस वजह से तेल की कीमतें ज्यादा हैं। हालांकि हरदीप पुरी का यह भी मानना है कि सार्वजनिक तेल कंपनियों के पिछले घाटे को देखते हुए पेट्रोल की कीमतों में जल्द कटौती की उम्मीद नहीं है। मैं तो इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले समय में अगर इंटरनेशनल प्राइसेस कंट्रोल में रहे तो अगर इनकी अंडर रिकवरी बंद हो गई हो तो थोड़ा सा कम करें। और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो गया है टॉप 5 का। रोज हम आपको तमाम खबरें दिखाते हैं और आपको चुनना होती है उसमें से कोई एक खबर। तो आज टॉप 5 में पहली खबर है राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उस पर राजनाथ सिंह ने निशाना साधा है और कहा है कि राहुल गांधी नफरत की बात का झूठ यहां पर फैला रहे हैं और इस तरह की सियासत करना वो चाह रहे हैं। दूसरी खबर यहां पर सामने निकल कर आई जो सरकार और न्यायपालिका के बीच खींचतान हो रही है, उस बीच में प्रधानमंत्री ने मुख्य न्यायाधीश की तारीफ की है। तीसरी खबर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल कंपनियों से ये अपील की है कि अगर घाटे से उबर गए हों तो अब पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं उन्हें घटाया जाए। चौथी खबर चीन से आई जहां पर कोरोना कहर ढा रहा है, हाहाकार वहां पर मचा हुआ है। 7 दिनों में 13,000 लोगों ने दम तोड़ दिया है कोरोना के चलते चीन में। और पांचवी खबर शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर जिसने ब्रह्मास्त्र का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एडवांस बुकिंग में पठान कई रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। आपको करना यह है हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेना है और अपनी पसंद की खबर को चुनना है जिसे हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।